प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज मैं आप लोगों से बात करने आई हूँ संस्कृत के विषय में। संस्कृत वह भाषा, वह विषय जो है तो बहुत ही मधुर, बहुत ही सरल, बहुत ही ज्ञानवर्धक, लेकिन कुछ भ्रांतियाँ ऐसी हो गई हैं कि आप लोग ऐसा समझते हैं कि ये बहुत मुश्किल है, इसे तो पढ़ा ही नहीं जा सकता है, इसे तो समझा ही नहीं जा सकता है, और एक अजीब सा भय, एक अजीब सी शंका, एक डर आप लोगों के मन में, आपके मस्तिष्क में बैठ गया है। तो मैं आज आपसे ये बात इसलिए करना चाहती हूँ ताकि उस डर को मैं आपके मन से बाहर निकाल सकूँ और जो इस भाषा की, इस विषय की विशेषताएं हैं उन्हें मैं आप तक पहुँचा सकूँ। देखिए, सबसे पहली बात करते हैं हम इसके नाम की। इसे कहा गया संस्कृत, और ये एक ऐसा नाम है किसी भी भाषा का, किसी भी विषय का जो एक विशेषण है, उसके नाम में ही विशेषण है। समकृत, जो अच्छी तरह से की गई है, अर्थात जो शुद्ध रूप से बनाई गई है, जो परिष्कृत करके तैयार की गई है, वह भाषा है संस्कृत। तो इसी से आपको समझ में आ गया कि ये कितनी सुंदर भाषा होगी जो बनी ही शुद्धता से युक्त है। जब कोई चीज़ शुद्धता से युक्त होती है तो वो कितनी लाभदायी होती है। तो जब एक भाषा शुद्धता से युक्त होगी तो वो कैसी होगी, ये आप जान ही सकते हैं। संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है, ये बताना कोई नई बात नहीं होगी, आप सभी को पता है। हमारा पूरा जो इतिहास है, हमारे देश की जो भी धरोहर है, जो भी ज्ञान है, वो सब किस में है? वो सब संस्कृत में है। कोई भी ज्ञान ले लें, राजनीति शास्त्र ले लें, भूगर्भ शास्त्र ले लें, आप जो भी विषय पढ़ना चाहते हैं, आप भूगोल पढ़ना चाहते हैं, आप अर्थशास्त्र पढ़ना चाहते हैं, आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं, आप विज्ञान का कोई विषय पढ़ना चाहते हैं, आप वाणिज्य का कोई विषय पढ़ना चाहते हैं, हर विषय कहाँ से निकल कर के आया है? हर विषय संस्कृत से निकल कर के आया है। और हर विषय में आपको क्या पढ़ना होगा? हर विषय में आपको संस्कृत पढ़नी होगी। आप राजनीति विज्ञान पढ़ते हैं, आप तो उसमें आपको मनुस्मृति पढ़नी होगी, आपको कौटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़ना होगा। आप अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, वहाँ आपको संस्कृत के ग्रंथ पढ़ने होंगे। तो इस तरह से आप कोई सा भी ग्रंथ पढ़ते हैं, आप हिंदी पढ़ते हैं तो उसमें जो अलंकार पढ़ेंगे, छंद पढ़ेंगे, रस पढ़ेंगे, वहाँ आपको संस्कृत के शास्त्रों की ओर जाना होगा। तो आप अगर ऐसा सोचते हैं कि आप संस्कृत विषय ना पढ़ कर के संस्कृत से दूर हो सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि हर विषय कहाँ से निकल कर के आया है? हर विषय संस्कृत से निकल के आया है। राजनीति, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, जीव विज्ञान, धर्मशास्त्र, साहित्य, गणित, न्याय, दर्शन, ज्योतिष, संस्कार, सभी कुछ संस्कृत से निकल कर के आया है। तो इसलिए सबसे पहली चीज़ तो, यदि आप वो सब विषय पढ़ सकते हैं तो आप संस्कृत नहीं पढ़ सकते, ऐसा आप कह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो सब संस्कृत से ही निकल कर के आए हैं। और भाषा के लिए हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सिर्फ हम डर रहे हैं इसलिए हमें वो मुश्किल लग रही है, उसमें मुश्किल जैसा कुछ नहीं है। देखिए, संस्कृत जो भाषा है वो केवल भाषा नहीं है, वो केवल विषय नहीं है, वास्तव में वो हमारी संस्कृति है। हमारे देश के जो संस्कार हैं वो सब हमें किस में प्राप्त होते हैं? हमारी संस्कृत भाषा में। तो ये केवल एक भाषा नहीं है जो संप्रसारण का साधन है, जिसमें हम बात कर सकते हैं, जिसमें हम कुछ कह सकते हैं, सुन सकते हैं। वास्तव में ये क्या है? ये हमारी आत्मा की अभिव्यक्ति है। तो ऐसा कोई विषय आपको दूसरा दिखाई देता है जिसमें आप अपनी आत्मा की अभिव्यक्ति कर सकें? और फिर अगर हम उपयोग की दृष्टि से देखें तो हम देख सकते हैं कि अपने दैनिक जीवन में ही हम जो भी कार्य करते हैं उन सभी कार्यों में हमें संस्कृत से जुड़े हुए ज्ञान को तो उपयोग में लेना ही है। जब एक बच्चा जन्म लेता है और जन्म लेने से आगे बढ़ने का, उसका विवाह हो रहा है, उसकी आगे की जो क्रियाएं हो रही हैं और अंतिम जो मृत्यु क्रिया होती है, वहाँ तक हमें संस्कृत भाषा
प्रयोग में आती है। तो संस्कृत हमारे जीवन से कभी भी छूट नहीं पाती है। जीवन का कोई भी विशेष प्रसंग हो, उन सभी में वो हमारे साथ में होती है। अब देखिए, संस्कृत की एक विशेषता मैं आपको और बताती हूँ कि संस्कृत भाषा अलग से भाषा है। ये भाषा कहीं हमें दिखाई नहीं देती है, ऐसा आप कभी मत मानिए, क्योंकि विश्व की जो सभी भाषाएं हैं, अधिकांश भाषाएं कह सकते हैं, उनमें संस्कृत के शब्द हमको मिलते हैं। जर्मन, फ्रेंच, इटालियन, रशियन, डच, स्पेनिश, इन सब में संस्कृत के शब्द हमको बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं। भारतीय भाषाओं की अगर हम बात करें तो भारतीय भाषाओं में तो 80% से ज़्यादा जो शब्द होते हैं वो संस्कृत भाषा के होते हैं। फिर चाहे वो मराठी हो, चाहे बंगाली हो, चाहे तेलुगु हो, कोई भी भाषा आप ले लें, उसके जो शब्द होते हैं वो संस्कृत भाषा के ही शब्द होते हैं। तो जब आप वो शब्द पढ़ सकते हैं तो फिर आप संस्कृत क्यों नहीं पढ़ सकते हैं। और जो हम अपने दैनिक जीवन में शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो जो शब्द होते हैं वो उनमें भी अधिकांश जो हमारे शब्द होते हैं वो संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं। जब आप हिंदी बोलते हैं, आप सोच रहे हैं हम हिंदी बोल रहे हैं, हम संस्कृत नहीं बोल पाते हैं, लेकिन वो जो आपकी हिंदी है उसमें से 80 से अधिक जो प्रतिशत शब्द हैं वो संस्कृत के ही शब्द होते हैं। इसलिए हमें ये नहीं सोचना है कि हमारे लिए संस्कृत कोई ऐसा शब्द है, ऐसा विषय है जिसे हम समझ ही नहीं सकते हैं। आप किसी से मिलते हैं, आप सबसे पहले उससे कहेंगे नमस्ते। नमस्ते किसका शब्द है? संस्कृत का शब्द है। वो कहेगा आशीर्वाद। आशीर्वाद किसका शब्द है? संस्कृत का शब्द है। तुम कौन सी कक्षा में अध्ययन कर रहे हो? कक्षा कौन सा शब्द है? संस्कृत का शब्द है। अध्ययन कौन सा शब्द है? संस्कृत का शब्द है। तो हम संस्कृत के शब्द तो न जाने कितने बोलते हैं। हर दिन जितने शब्द बोल रहे हैं उसमें न जाने कितनी संस्कृत हम बोल रहे हैं। तो बताइए, संस्कृत कैसे हो सकती है मुश्किल? संस्कृत से कैसे डरा जा सकता है? और यदि हम संस्कृत की और भी विशेषता को जानना चाहें तो आप लोगों ने सुना होगा कि संस्कृत एक वैज्ञानिक भाषा है, क्योंकि उसकी जो व्याकरण है वो इतनी अच्छी व्याकरण है, इतनी श्रेष्ठ व्याकरण है, जो हज़ारों साल से चलती आ रही है और आज तक नहीं बदली है। पाणिनि ने जब इसको आरंभ किया था, वहाँ पर वो जैसी थी वैसी की वैसी व्याकरण आज भी है। और इसी कारण से, उसकी इसी विशेषता के कारण जो संस्कृत भाषा है वो कंप्यूटर की भाषा बन रही है। नासा के एक वैज्ञानिक हुए हैं रिक ब्रिग्स, उन्होंने कहा कि अगर कोई भाषा कंप्यूटर के लिए उपयुक्त हो सकती है तो वो केवल संस्कृत भाषा हो सकती है। और आप लोगों को ये जानकर के आश्चर्य होगा कि इस पर कार्य चल रहा है और बहुत शीघ्र ही संस्कृत में कंप्यूटर हमको प्राप्त हो जाएंगे। और तब वो बच्चे जो संस्कृत भी पढ़ चुके हैं और कंप्यूटर को भी जानते हैं, उन बच्चों के लिए रोजगार के इतने अवसर होंगे, उनका इतना अधिक महत्व बढ़ जाएगा कि कोई आज इस विषय में सोच भी नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि संस्कृत की व्याकरण ऐसी है जो उसको इस स्थान तक ले जा रही है। अब एक समस्या और होती है कि कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि ये तो रटने की भाषा है, इसमें तो हमें रूप रटने हैं, पठती पठता पठन्ति, रामः रामो रामः। लेकिन ऐसा नहीं है। संस्कृत ही एक ऐसी भाषा है जो रटने की भाषा बिल्कुल भी नहीं है। संस्कृत तो समझने की भाषा है, और यदि आपने इसको समझ लिया है तो ये आपको कहीं से कहीं ले जाएगी। जैसे आपने देखा होगा कि आपके गांव में कोई नदी है, कोई बावड़ी है, कोई तालाब है। जब आप छोटे होते हैं तो बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि किनारे खड़े हुए डरते हैं कि अरे पानी में मैं कहीं डूब नहीं जाऊं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो धीरे से उस पानी में बैठते हैं, पहले अपने पाँवों को हिलाते हैं, फिर धीरे धीरे अंदर सरकते हैं और एक दो हाथ पैर चलाते हैं और धीरे धीरे उसको पार करना सीख जाते हैं। जब आपको ये मालूम हो गया कि आपको अपने हाथों को और अपने पैरों को किस तरह से चलाना है कि आप इस पानी की धार को चीर करके किनारे पहुंच सकते हैं, तो आपके लिए वो पानी भय का कारण नहीं रहता है। नहीं रहता है ना? उसी तरह से ये संस्कृत है।
जब आपको एक बार समझ में आ गया कि मुझे इसको कैसे समझना है, तो ये आपके लिए रटने की वस्तु, रटने का विषय, रटने की भाषा कदापि नहीं रहती है। तो इसलिए इस बात को अपने दिमाग से बिल्कुल बाहर निकाल दीजिए कि इसमें कुछ रटना होता है। हाँ, इसके श्लोक इतने सुंदर होते हैं कि जब आप उसको 2-4 बार आप उसका उच्चारण कर लेते हैं तो वो आपको कंठस्थ हो जाती है, वो आपके मन और मस्तिष्क दोनों में आकर के बैठ जाते हैं। उसे रटना नहीं कहा जा सकता है। अच्छा, संस्कृत की एक और विशेषता है कि संस्कृत में जो भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है वो सूत्रात्मक शैली में प्राप्त होता है। सूत्रात्मक शैली का मतलब बहुत बड़ी बात बहुत छोटे में। क्यों? क्योंकि जो ज्ञान पहले प्रारंभ होता था वो कैसा होता था? वो ज्ञान तो बातचीत से ही होता था, मौखिक ही होता था, लिखने के साधन नहीं होते थे। और जब हम कोई चीज़ मौखिक याद करते हैं तो हमारा प्रयास रहता है कि हम कम से कम शब्दों को याद करें। आज भी जब आप लोग पढ़ाई करते हैं तो आप सोचते हैं कि जो बड़े बड़े प्रश्न हैं और उनके जो बड़े बड़े उत्तर हैं उनको समझने के लिए हमें कोई ट्रिक मिल जाए जिस ट्रिक से हम कम शब्दों में उसको याद कर सकें। और आप बहुत बार खुद से भी ऐसी ट्रिक्स बनाते हैं ना। तो वही चीज़ बहुत वर्षों पहले से हमारे ऋषि मुनि प्रयोग में ला रहे थे और इसीलिए उन्होंने सूत्र शैली में संस्कृत की रचना की है। तो हमारा जो संस्कृत का ज्ञान है वो बहुत कम शब्दों में बड़ी बड़ी बातों को कहने वाला हुआ है। तो आप सोचिए कि जब आप छोटी सी बात से बहुत बड़े ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं तो ऐसी भाषा कोई दूसरी हो सकती है? नहीं हो सकती। किसी दूसरी भाषा की हमें यहाँ पर संस्कृत को बढ़ाने के लिए किसी दूसरी भाषा को हमें हीन नहीं करना है, ना ही हमें किसी दूसरे विषय को हीन करना है। लेकिन हमें ये जानना होगा कि जो बात संस्कृत में है वो किसी भी भाषा में नहीं है, वो किसी भी विषय में नहीं है। देखिए, बच्चों की जो अरुचि होती है इस विषय में वो इसलिए होती है कि सबसे पहला तो उनको इस बात का भय होता है कि इसे पढ़ा नहीं जा सकता है, और क्योंकि उसे सही तरीके से समझाया नहीं जाता है इसलिए आप लोगों को लगता है कि इसे हम पढ़ नहीं सकते हैं। आप में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो पहले अपने स्कूल में संस्कृत पढ़ कर के आए हैं और आपको अच्छे शिक्षक मिले जिन्होंने आपको संस्कृत अच्छे से अगर पढ़ाई है तो आपने बहुत कम मेहनत में बहुत अच्छे नंबर प्राप्त किए। लेकिन यदि कहीं आपको संस्कृत के टीचर नहीं मिल पाए किसी भी कारण से, या उन्होंने संस्कृत को उस तरह से नहीं पढ़ाया जिस तरह से वो पढ़ाई जानी चाहिए, तो आप संस्कृत से डरने भी लगे और आपको संस्कृत से अरुचि भी हो गई। यदि आप अच्छे से संस्कृत पढ़ेंगे, यदि आपको अच्छे से संस्कृत पढ़ाई जाएगी तो संस्कृत आपको बहुत ऊंचे ले जा सकती है। देखिए, ये एक ऐसी भाषा है जो बहुत ही माधुर्य से युक्त है, मधुर है। आप कभी भी कोई संस्कृत का श्लोक जब सुनते हैं, कोई भी छोटा सा मंत्र सुनते हैं, या फिर हम सबसे छोटा मंत्र ओम की बात करें कि अगर हम ओम का भी उच्चारण करते हैं, आप आंख बंद करके ओम का उच्चारण करके देखिए तो आपको लगेगा कि आप एक अलग सा आनंद अनुभव कर रहे हैं। तो संस्कृत भाषा यदि आप पढ़ते हैं तो आपको सिर्फ ज्ञान ही नहीं मिल रहा है, आपको सिर्फ नंबर ही नहीं मिल रहे हैं, बल्कि उसके साथ साथ एक आनंद मिल रहा है। देखिए, पढ़ना तो हमें होगा ही, हम चाहें तो भी पढ़ना होगा, हम नहीं चाहें तो भी पढ़ना होगा, क्योंकि ये तो जीवन का अंग है। हमें रोजगार प्राप्त करना है, इसके लिए भी पढ़ना है, हमें आगे बढ़ना है, इसके लिए भी पढ़ना है, हमें ज्ञान प्राप्त करना है, इसके लिए भी पढ़ना है। तो यदि उसी पढ़ाई को हम आनंद में बदल दें तो कितना अच्छा होगा। एक पढ़ाई ऐसी जो नीरस है और एक पढ़ाई ऐसी जिसमें रस है, तो कौन सी ज़्यादा अच्छी लगेगी आपको? संस्कृत जब आप पढ़ते हैं तो इसमें अधिकांश जो पुस्तकें हैं वो तो कहानियों की हैं, कथाओं की हैं। आप कथा कथा में, कहानियों में, सुंदर सुंदर श्लोकों में ऐसी ऐसी बातों को पढ़ लेंगे जो आपके जीवन में भी उपयोगी होगी, जिसमें आपको रस भी मिलेगा। उसके अतिरिक्त आप व्याकरण पढ़ते हैं, वो तो इतनी सरस है कि आप अपने किसी
भाई बहन, आपके कोई रिश्तेदार हैं, आपके कोई अड़ोसी पड़ोसी हैं, कोई भी आपके जानने वाला है जो संस्कृत पढ़ चुका है और नियमित रूप से मेहनत करके अगर संस्कृत पढ़ चुका है, देखिए संस्कृत मेहनत तो मांगती है, थोड़ी सी मेहनत मांगती है और उसका बहुत अधिक परिणाम देती है। तो यदि किसी ने थोड़ी सी मेहनत करके संस्कृत पढ़ी है और संस्कृत की व्याकरण पढ़ी है और किसी शिक्षक से पढ़ी है, तो आप उससे पूछिए एक बार कि संस्कृत पढ़ने में और संस्कृत की व्याकरण पढ़ने में कितनी रुचि होती है। जब बच्चे कक्षा में आते हैं, शुरू में थोड़ा सा उन्हें लगता है कि शायद हम इसे नहीं समझ पाएंगे, लेकिन कुछ दिनों बाद उन्हें व्याकरण में इतना आनंद आने लगता है कि जब व्याकरण समाप्त होती है तो उन्हें लगता है कि अरे, अब तो हमारे पास कुछ करने के लिए बचा ही नहीं, ये तो हमारी खत्म हो गई है। तो इसलिए संस्कृत बहुत ही रस वाली भाषा है। आप एक ऐसा विषय अगर पढ़ रहे हैं जो रस वाला है, तो उसके साथ आप एक आध विषय ऐसा पढ़ सकते हैं जो रस से रहित है और आप अच्छे से नंबर लेकर के पास हो सकते हैं। अब देखिए, हम बात करें कि हमें नंबर चाहिए, क्योंकि आप जब बीए कर रहे हैं या आप जो जिस भी कक्षा में हैं, अभी हम बीए की बात कर रहे हैं, तो हमें नंबर भी चाहिए होते हैं। ज्ञान प्राप्त करना हमारा उद्देश्य है, लेकिन हमें अंक भी चाहिए, क्योंकि ये जो अंक हैं ये हमारे लिए एक महत्व रखते हैं। तो ये अंक कैसे आएंगे? ये ऐसे आएंगे कि जो विषय हम पढ़ रहे हैं वो विषय हमें कितने अंक दे सकता है। देखिए, संस्कृत गणित के समान है। गणित में यदि आपने 2 और 2 4 लिख दिया तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। इसी तरह से संस्कृत में यदि आपने सही कर दिया तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और गणित में एक चीज़ है जो संस्कृत में नहीं है कि आप गणित में 2 और 2 4 लिखते हैं तो पूरे मिलेंगे, लेकिन 2 और 2 4.5 लिख दिए तो आपको 0 मिल जाएगा। संस्कृत में ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर थोड़ी सी गुंजाइश बचती है कि अगर हम 2 और 2 4.5 लिख देते हैं तो हमारे थोड़े नंबर कम हो सकते हैं, लेकिन 0 नहीं होगा। तो नंबर बहुत अच्छे होते हैं और इसलिए महाविद्यालय में भी जो अधिकांश बच्चे जो टॉप करते हैं वो संस्कृत के ही बच्चे होते हैं। अधिकांश समय ऐसा होता है कि संस्कृत के बच्चे ही पूरे बीए में जितने बच्चे होते हैं उन सब बच्चों में जो टॉप करने वाले बच्चे होते हैं उनमें एक विषय उन बच्चों के पास में संस्कृत होता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि ये एक ऐसा विषय है जो आपको बहुत सारे अंक दिला सकता है थोड़ी सी मेहनत से। अच्छा, एक और बात कि संस्कृत का जो उच्चारण है वो ऐसा होता है, ये वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है, और सिर्फ हमारे ही वैज्ञानिकों नहीं, विदेशों के वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध किया है। आप लोग अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपने न्यूज़पेपर्स में भी पढ़ा होगा कि वैज्ञानिकों के द्वारा सिद्ध किया गया है। उन्होंने प्रयोग किए हैं कि जो संस्कृत पढ़ते हैं उन बच्चों की बुद्धि उन बच्चों की अपेक्षा अधिक तीव्र होती है जो संस्कृत नहीं पढ़ते हैं। ये एक प्रयोग किया गया, एक सर्वे किया गया और फिर उससे निष्कर्ष निकाला गया कि संस्कृत के शब्दों में, संस्कृत के उच्चारण में वो शक्ति होती है कि उससे हमारी जो बुद्धि होती है वो तीव्र होती है। तो जब आप संस्कृत पढ़ने लगेंगे तो आपकी बुद्धि तीव्र हो जाएगी, और जब आपकी बुद्धि तीव्र होगी तो उसका जो लाभ है वो आपको केवल संस्कृत पढ़ने में नहीं मिलेगा, बल्कि संस्कृत के साथ जो भी विषय आप पढ़ते हैं उन सभी में आपको वो जो लाभ है उसका मिलेगा। अच्छा, एक और लाभ मिलता है संस्कृत पढ़ने से कि हिंदी तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। अगर आप संस्कृत पढ़ लेते हैं तो हिंदी तो आपके लिए इतनी आसान होती है कि आपने बिल्कुल एक बार उसकी रीडिंग की और आपको तुरंत समझ में आ गया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो संस्कृत और हिंदी में एक जैसी होती हैं। और संस्कृत जो पढ़ लिया, जिसने पढ़ लिया है, उसके लिए कुछ भी आसान हो जाता है। उच्चारण की अगर हम बात करें तो संस्कृत का उच्चारण जो बच्चा एक बार कर लेता है उसके लिए हमारे देश की नहीं, दुनिया की कोई भाषा ऐसी नहीं रहती है जिसका उच्चारण उसके लिए असंभव होता है, क्योंकि संस्कृत का उच्चारण हमारा जो मुख है उसको इस तरह से सिखा देता है कि वो हर प्रकार का उच्चारण कर सकता है। तो इसलिए संस्कृत उच्चारण को भी शुद्ध करती है, आपकी भाषा को भी शुद्ध करती है। आप जब पूरी अपनी शिक्षा कर लेंगे,
आप किसी नौकरी के लिए करेंगे, अभी हम रोजगार की भी बात करेंगे, उससे पहले मैं इस बात को कर रही हूँ प्रसंग के कारण कि जब आप किसी नौकरी के लिए जाएंगे, आप वहाँ पर इंटरव्यू देंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, वो बहुत कुछ जानता है, उसने बहुत अंक अच्छे प्राप्त किए हैं, लेकिन जब वो इंटरव्यू में जाता है तो आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि आरएस मेन क्लियर कर लिया, आईएएस मेन क्लियर कर लिया, लेकिन इंटरव्यू में रह गया। क्यों? क्या कारण है? क्योंकि उसका एक कारण तो ये भी होता है कि कहीं आत्मविश्वास की कमी होती है। एक कारण ये भी होता है कि उच्चारण उतना अच्छा नहीं होता है, भाषा उतनी अच्छी नहीं होती है, प्रस्तुति उतनी अच्छी नहीं होती है। और संस्कृत हमको सिखाती है कि हम कैसे अपनी भाषा को अच्छा करें, अपने उच्चारण को अच्छा करें। और जब हम अच्छा बोल पाते हैं, जब हम शुद्ध बोल पाते हैं, जब हम स्पष्ट बोल पाते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास अपने आप ही बढ़ जाएगा। जब हमें ये लगेगा कि अरे मैं अच्छा नहीं बोल पाता, मैं कैसे इसके सामने बोलूं, मैं कैसे यहाँ पर जाकर के ये सब बोल पाऊंगी, तो हमारा आत्मविश्वास तो वहीं डगमगा गया। लेकिन जैसे ही हमें पता लगता है अरे मैं तो संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, तो मैं क्यों नहीं बोल पाऊँगा, क्यों नहीं बोल पाऊँगी, तो हमारा जो आत्मविश्वास है वो बढ़ जाता है। और इंटरव्यू में क्या चाहिए होता है? आत्मविश्वास। तो संस्कृत हमको आत्मविश्वास भी देती है। तो देखिए, एक संस्कृत कितने काम कर रही है हमारे लिए। नंबर दे रही है हमको, हमको ज्ञान दे रही है, हमारी भाषा शुद्ध कर रही है, हमारा आचरण भी शुद्ध कर रही है। आचरण कैसे शुद्ध कर रही है? क्योंकि संस्कृत में आप जो भी पढ़ेंगे, जो ग्रंथ पढ़ेंगे, वो हमारे शास्त्रों से हैं। और हमारे जो शास्त्र हैं वो हमें क्या सिखाते हैं? हमारे नीतिगत बातें, हमारी आचरण की बातें, हमारी रामायण की कहानियाँ, महाभारत की कहानियाँ, हमारे वेद पुराण की बातें, ये सब क्या करेंगे? ये सब हमारे आचरण में पवित्रता लेकर के ही आएंगे। क्योंकि जैसे कहा गया, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो उसी तरह से जैसा हम पढ़ते हैं वैसा ही हम गुनते हैं। वो बात हमारे भीतर आती ही आती है। जब आप 4 बार एक बात को पढ़ेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपको असर करेगी ही। यदि आप मन से पढ़ेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो चीज़ आपको असर ना करे। इसलिए हमारे आचरण को भी वो प्रभावित करते हैं, शुद्ध करते हैं। और संस्कृत की स्थिति अगर हम ये सोचें, बहुत बार ये कहा जाता है कि संस्कृत की जो स्थिति है वो अच्छी नहीं है। अब संस्कृत तो पुरानी हो गई है, संस्कृत तो की आवश्यकता क्या है, क्या ज़रूरत है संस्कृत पढ़ने की, क्यों संस्कृत पढ़। चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। पहले हम कहानी सुनते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक बार एक युवक का विवाह तय हुआ, उसकी शादी हो रही थी। तो उसके जो ससुराल वाले थे उन्होंने एक शर्त रख दी। शर्त क्या रखी कि आप जो बारात लेकर के आएंगे उसमें कोई भी वृद्ध व्यक्ति नहीं होगा, बुजुर्ग बूढ़ा व्यक्ति नहीं होगा, केवल युवा होंगे। तो लड़के वालों को लगा अरे ये तो बड़ी अजीब सी शर्त है, लेकिन ठीक है, लड़की वाले अगर अपनी ज़िद पर अड़े थे तो उन्होंने उनकी बात को मान लिया। उन्होंने कहा ठीक है, कोई भी वृद्ध व्यक्ति नहीं होगा। युवक के परिवार का एक वृद्ध व्यक्ति था, उसने कहा कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई भी वृद्ध व्यक्ति नहीं हो, लेकिन हम उनकी बात को टाल भी नहीं सकते, तो ऐसा करते हैं। तो उन्होंने एक योजना रची और क्या किया कि वो जो वृद्ध व्यक्ति था वो एक बक्से में बंद होकर के उनके साथ में विवाह में गया। लड़की वालों को पता नहीं लगा कि कोई वृद्ध व्यक्ति आया। उन्होंने देखा सारे युवा आए हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है, सारे युवा आए हैं, आपने हमारी शर्त मान ली तो हम भी विवाह करने के लिए तैयार हैं। अब जैसे बारात जो थी वो तो जनवासे में रुकी हुई थी, वहाँ से कोई व्यक्ति आया लड़की वालों के से और उन्होंने कहा हमारी एक और शर्त है, आप उस शर्त को यदि पूरी करेंगे तो ही हम विवाह करेंगे अपनी पुत्री से, अन्यथा आप बारात वापस ले जाइए। तो उन्होंने कहा बताओ अब क्या शर्त है तुम्हारी? तो उन्होंने कहा अब हमारी ये शर्त है कि हमारे गांव में ये जो नदी बह रही है आप इसको दूध से भर दो, तो ही हम आपका विवाह करेंगे, आपके लड़के से विवाह करेंगे अपनी बेटी का, वरना आप वापस चले जाओ। तो सारे जो युवा थे वो तो एक दूसरे से बात करने लगे, सोचने लगे, बड़ी समस्या हो गई उनको कि अरे ये क्या हुआ,
ऐसे कैसे कर सकते हैं, नदी को दूध से भर दें, इतना दूध कहाँ से लेकर के आएंगे कि पूरी नदी दूध से बह जाएगी, ये तो वापस बारात लेकर के जानी पड़ेगी। सभी बड़े चिंतित हो गए। तो किसी को याद आया कि अरे वो एक वृद्ध व्यक्ति है ना जिसे हम बक्से में लेकर के आए हैं, चलो उसको पूछो, बक्सा खोलो उसको पूछो। तो वो भागे भागे गए, बक्सा खोला, उस वृद्ध व्यक्ति को बताया कि अरे लड़की वालों ने तो फिर से कोई शर्त रख दी। कि अब क्या शर्त रख दी? तो उन्होंने कहा, उन्होंने शर्त रख दी कि जो नदी है उसको दूध से भरो तभी हम विवाह करेंगे। तो वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, इसमें घबराने की क्या बात है, अभी कर देते हैं हम। उनको बोलो जा कर के कि ठीक है, हम तैयार हैं, हम जो आपकी नदी है उसको दूध से भर देंगे, लेकिन इसके लिए पहले हमारी भी एक शर्त है कि आप पहले उस नदी को खाली कर दो, क्योंकि कुछ खाली होगा तभी तो भरेंगे, तो आप पहले उसको खाली कर दो। वो जो युवा थे सारे लड़के, वो बड़े प्रसन्न हुए कि अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी युक्ति निकाली। वो भागे भागे गए लड़की वालों के यहाँ पर और जाकर के यही बात कह दी कि आप नदी खाली करवा दो, हम दूध से भर देंगे। जैसे ही लड़की वालों ने ये बात सुनी, लड़की वाले तुरंत समझ गए कि इनके साथ में कोई वृद्ध व्यक्ति अवश्य ही आया है, ये इनकी बुद्धि नहीं हो सकती है। और उन्होंने पता करवाया और उन्हें मालूम पड़ा कि उनके साथ में वृद्ध व्यक्ति आया है। अब ये कथा आगे कहाँ गई, इसका हमारा प्रसंग नहीं है, हमारी बात यहीं खत्म हो जाती है। क्यों सुनाई मैंने आपको ये कहानी? क्योंकि वो जो वृद्ध व्यक्ति है वो आज हमारी संस्कृत है, जिसे हमने बक्से में बंद कर रखा है, जिसकी हम उपयोगिता नहीं मान रहे हैं, जिसकी हम प्रासंगिकता नहीं मान रहे हैं, लेकिन हर समय हमें उस बक्से को खोलना होता है, उसमें से उस वृद्ध व्यक्ति को, हमारी संस्कृत को, हमारी धरोहर को, हमारी संस्कृति को बाहर निकालना होता है। हमारे जो प्रश्न हैं जिनके उत्तर हमारे पास नहीं होते हैं, उन उत्तरों को खोजना होता है। तो क्या ऐसी संस्कृत कभी खत्म हो सकती है? क्या ऐसी संस्कृत कभी अनुपयोगी हो सकती है? नहीं, कभी भी नहीं हो सकती है। तो इसलिए ये बात दिमाग से निकाल दीजिए कि संस्कृत अनुपयोगी है, संस्कृत को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पहली बात आपकी थी कि आपको संस्कृत से भय लगता है, वो मैंने आपको बता दिया। दूसरी बात ये थी कि संस्कृत अनुपयोगी है, तो वो भी नहीं है, वो भी मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करें कि जो संस्कृत है उसको पढ़ने से, कि बातें तो आपको लगेगा मैडम आपने बातें तो कह दी कि हाँ हमारी संस्कृति है, बहुत अच्छा ज्ञान मिलता है हमें इससे, हमारी भाषा शुद्ध होती है, हमारा आचरण अच्छा बन जाता है, और ये हमें वृद्ध व्यक्ति के समान बहुत सारी बातें बताती है, सारे ज्ञान इसमें हैं, सारी भाषाओं की जननी है, सारे जितने भी विषय हैं वो सब इससे निकले हैं। लेकिन आप ये बताओ कि क्या इसको पढ़ने से मुझे रोज़गार मिलेगा, मुझे रोटी मिलेगी, मुझे नौकरी मिलेगी? प्रश्न तो यही आता है, क्योंकि हम जब पढ़ते हैं तो हमारा उद्देश्य नौकरी पाना तो होता ही है। तो क्या इसका जवाब है आपके पास? यही पूछना चाहते हैं ना आप मेरे से? तो हाँ, मेरे पास आपकी इस बात का भी उत्तर है। बिल्कुल संस्कृत पढ़ने वाले व्यक्ति को नौकरी मिलेगी, और नौकरी भी कोई ऐसी नौकरी नहीं मिलेगी कि आप सोचें कि हाँ बस छोटी मोटी नौकरी मिल जाएगी। आपको बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, रोजगार के बहुत अच्छे आपको अवसर संस्कृत देती है। देखिए कैसे देती है। सबसे पहले हम बात करें तो अधिकांश मैंने देखा है कि आप लोगों से जब भी मैं पूछती हूँ कि आप क्या करना चाहते हैं, तो अधिकांश बच्चे मुझे कहते हैं कि हम बीएड करेंगे और हम टीचर बनेंगे। ठीक है, अगर आप बीएड करना चाहते हैं और आप संस्कृत के अलावा किसी और विषय को पढ़ रहे हैं, तो आप एक सामान्य शिक्षा वाला जो बीएड का कॉलेज होता है उसमें ही एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं और उससे ही बीएड कर सकते हैं। लेकिन यदि आप संस्कृत पढ़ रहे हैं तो आपके जो अवसर हैं वो दुगने हो जाते हैं। आप संस्कृत शिक्षा से भी जा सकते हैं और सामान्य शिक्षा से भी जा सकते हैं। तो यहीं से आपके जो अवसर हैं वो दोहरे हो गए हैं। जहाँ सामान्य विषयों को पढ़ने वाला व्यक्ति एक ही रास्ते से जाता है,
आपके पास में दो रास्ते हैं, आप चाहे संस्कृत से जाएं या आप सामान्य से जाएं। तो एक तो आपके पास में ये अवसर हो गया। अब जब आप बीएड कर लेते हैं तो आप जब टीचर बनेंगे तो भी आपके पास में अवसर दोहरे हो गए, क्योंकि आपने दोनों माध्यम से कर रखा है। तो आप चाहें तो संस्कृत शिक्षा वाले से जा सकते हैं। संस्कृत शिक्षा के जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं वो अलग होती हैं। सामान्य शिक्षा के अलग होते हैं, वहाँ भी संस्कृत होती है, संस्कृत शिक्षा में भी संस्कृत होती है, लेकिन दोनों विभाग अलग होते हैं। आपको ये मालूम ही होगा, और यदि नहीं मालूम है तो आप इसको जान लें कि आपको ऐसा और कोई नहीं मिलता है कि संस्कृत कॉलेज जैसे मिलता है ऐसे कोई आपको अलग से किसी भी भाषा का कॉलेज मिले। एक संस्कृत ही एक ऐसी भाषा है जिसका स्कूल अलग होता है, जिसका कॉलेज भी अलग होता है, जिसकी यूनिवर्सिटीज़ भी अलग होती है, और सामान्य जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ होते हैं वहाँ पर भी संस्कृत के टीचर्स आपको होते हैं। तो हो गए दोहरे अवसर। सबसे पहले तो आप स्कूल में टीचर बन सकते हैं, उसके बाद आप कॉलेज में आ सकते हैं, आप यूनिवर्सिटीज़ में आ सकते हैं, और उसके लिए भी मैंने आपको बता दिया कि आप संस्कृत शिक्षा के माध्यम से भी जा सकते हैं और आप सामान्य शिक्षा के माध्यम से भी जा सकते हैं। अभी ही हमारी सरकार ने घोषणा की है कि संस्कृत शिक्षा में बहुत सारे पदों को बढ़ाया है। इसके साथ में एक चीज़ और ध्यान रखिए, जैसे जैसे प्रसंग आता जा रहा है, जैसे जैसे मुझे याद आता जा रहा है, मैं आपको बताती जा रही हूँ। देखिए, कोई और विषय, संस्कृत विषय, क्योंकि अधिकतर बच्चे संस्कृत विषय को कठिन मानते हैं, उससे दूर भागते हैं, तो जो सरल चीज़ है उसे तो कोई भी प्राप्त करना चाहेगा और कर भी लेगा, लेकिन जो मुश्किल है उसे क्या आसानी से प्राप्त किया जा सकता है? 10 रन तो कोई भी बना लेगा, लेकिन 100 रन हर कोई बना सकता है क्या? नहीं बना सकता ना। तो यदि किसी ने कठिन विषय को पढ़ रखा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ जो योग्यता वाले लोग हैं वो कम हैं। तो अगर आप संस्कृत पढ़ करके किसी वैकेंसी के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपको भीड़ कम मिलेगी, वहाँ आपके जो प्रतिद्वंदी होंगे, जो आपके प्रतियोगी होंगे, वो बहुत कम होंगे। लेकिन अगर आप और किसी विषय से जाते हैं तो वहाँ पर, क्योंकि अधिकांश बच्चे और सभी विषय पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर आपको प्रतियोगी ज़्यादा मिलेंगे। यहाँ पर अगर 10 पोस्ट के लिए 100 बच्चे होंगे तो वहाँ पर 10 पोस्ट के लिए 1000 बच्चे भी हो जाएं या उससे अधिक भी हो जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपकी प्रतियोगिता कम हो गई, क्योंकि आपने पहले मेहनत कर ली है, तो इसलिए आपके अवसर और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अच्छा, तो क्या केवल टीचर ही बन सकते हैं? टीचर के अलावा कुछ नहीं बन सकते? बिल्कुल बन सकते हैं। देखिए, टीचर के अलावा आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा अगर देना चाहते हैं, आरपीएससी की, यूपीएससी की कोई भी परीक्षा देना चाहते हैं, तो उसमें जो आपकी क्वालिफ़िकेशन होती है वो क्या होती है? आपकी क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन होती है। ग्रेजुएशन आप कर ही रहे हैं। जब आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, किसी भी विषय में आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप उस प्रतियोगी परीक्षा में भाग ले सकते हैं। लेकिन संस्कृत से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, आपके नंबर अच्छे बने हैं, आपकी परसेंटेज अच्छी बनी है, उसके साथ साथ आपने बहुत सारे विषयों को संस्कृत पढ़ते पढ़ते सीख लिया है, तो इसका जो लाभ है आपको अपनी प्रतियोगी परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा मिलने वाला है, ये आप तय मानिए। और प्रतियोगी परीक्षा में हिंदी होती है, वहाँ तो ये संस्कृत आपके लिए इतनी ज़्यादा उपयोगी होगी, क्योंकि हिंदी से भी आपके नंबर वहाँ पर बढ़ जाते हैं। जब आप टीजीटी, पीजीटी की परीक्षा देते हैं, सीटेट की परीक्षा देते हैं, वहाँ भी संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश होता है, आपको उसमें से कुछ लेना होता है। तो यदि आप हिंदी लेते हैं या संस्कृत लेते हैं तो आपको हिंदी में भी सहायता मिलेगी अगर आपने संस्कृत पढ़ रखी है तो। इसके अलावा बहुत सारे विभाग हैं राजकीय सेवा में, राज्य सरकार के, जहाँ पर जैसे पुरातत्व विभाग है, पांडुलिपि विभाग है, ऐसे कई सारे विभाग हैं जहाँ पर अनुवादक की पोस्ट होती है। तो यदि आप संस्कृत जानते हैं तो आपको अनुवादक की पोस्ट पर भी नियुक्ति मिल सकती है, उसके लिए भी आप तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा संस्कृत के ही कई ऐसे विषय हैं जैसे वास्तुशास्त्री है, ज्योतिष है, आयुर्वेद है। ये सब कौन कर सकता है? जो संस्कृत पढ़ करके आता है, क्योंकि ये सब संस्कृत के ही भाग हैं। वास्तुशास्त्री आज के समय में, वास्तुशास्त्री क्या होता है?
वास्तुशास्त्री वो होता है कि जब हम किसी भी प्रकार का कोई भवन निर्माण कराते हैं या कार्यालय निर्माण, कोई भी निर्माण कार्य कराते हैं, तो कौन सा स्थान कहाँ होना चाहिए, कहाँ पर पढ़ने का कमरा होना चाहिए, कहाँ पूजा घर होना चाहिए, कहाँ हमारा ऑफिस होना चाहिए, किधर हमारा मुंह होना चाहिए, ये सारा जो विज्ञान है इसके विषय में जो बताते हैं वो वास्तुशास्त्री होते हैं। और ये वास्तव में कोई ऐसा नहीं कोई अंधविश्वास है, ये एक ज्ञान होता है और ये ज्ञान संस्कृत का ही अंग है। और आज के समय जब लोग बहुत भौतिकवादी हो गए हैं, उस समय जब उनके सामने संकट आने लगे हैं तो लोग इन चीज़ों की तरफ फिर से मुड़ने लगे हैं। तो लोग जब मकान बनाते हैं तो वो अपने भवन को, अपने कार्यालय को, अपनी जो भी उनका स्थान बन रहा है, दुकान है, कार्यालय है, भवन है, जो भी वो बनवा रहे हैं, तो वो उससे पहले वास्तुशास्त्री से राय लेते हैं और इसके लिए वास्तुशास्त्री बहुत अच्छा पैसा उनसे लेते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा रोजगार आज के समय हो रहा है और ये आपके ही अधीन है। आप अपना खुद का बिजनेस इसके लिए कर सकते हैं। ज्योतिषी कौन होते हैं इनको बताने की आवश्यकता नहीं है। आजकल सोशल मीडिया का समय है। आप अपने सोशल मीडिया पे भी देखते होंगे कि ज्योतिषियों का कितना प्रचार प्रसार हो रहा है कि वो अपने पूरे चैनल चला रहे हैं। टीवी पे आप देखते होंगे कि पूरा प्रोग्राम चलता है। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप नहीं कर सकते हैं। अगर आप इसमें ज्ञान प्राप्त करते हैं तो इसमें भी आप बहुत ऊंचा नाम, पैसा, सब कुछ कमा सकते हैं, यश भी कमा सकते हैं। इसके अलावा जो आयुर्वेद है हमारा, वो सारा संस्कृत से निकला हुआ है। तो आयुर्वेद का ज्ञान भी आप प्राप्त कर सकते हैं। आपको पता है कि हमारे जो बाबा रामदेव हैं, जो योग की शिक्षा दे रहे हैं, वो भी संस्कृत के विद्यार्थी, गुरुकुल के विद्यार्थी रहे हैं। और देखिए आज वो अपने योग को लेकर के कहाँ तक पहुँच गए हैं, किस स्थान को उन्होंने प्राप्त कर रखा है। तो संस्कृत में जो ज्ञान भरा हुआ है, यदि आप में योग्यता है, आप उसको बाहर निकालिए, उस एक पक्ष को पकड़िए और उससे आप आगे बढ़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप देखें कि और क्या मैं संस्कृत से कर सकता हूँ, तो अगर आप IAS की परीक्षा में जाते हैं तो वहाँ पर आप संस्कृत को ले सकते हैं। और संस्कृत से बहुत अच्छे, क्योंकि संस्कृत नंबर बहुत अच्छे देती है, तो संस्कृत से बहुत अच्छे नंबर लेकर के IAS को पास करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। और आपको पता है कि सेना में भी एक पोस्ट होती है धर्मगुरु की, जो संस्कृत का विद्यार्थी उसको प्राप्त कर सकता है। अनुवादक की भी वहाँ पर होती है, उसको भी आप संस्कृत के विद्यार्थी प्राप्त कर सकते हैं। तो संस्कृत के लिए रोजगार नहीं है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आजकल क्योंकि ज़िंदगी में बहुत अधिक तनाव चल रहे हैं, तो आपने बहुत सारे मेडिटेशन सेंटर देखे होंगे, आपने बहुत सारे योग सेंटर देखे होंगे। तो ये सब कौन चला सकता है? यदि आपको संस्कृत का ज्ञान है तो आप संस्कृत से योग को बहुत अच्छे से समझ करके, मेडिटेशन का अर्थ होता है ध्यान, ये भी संस्कृत के शास्त्रों में ही है, संस्कृत में ही इसकी पूरी प्रक्रिया है। तो आप अपना मेडिटेशन सेंटर चला सकते हैं, अपना योगा टीचर बन सकते हैं। आजकल सारे विद्यालयों में योगा टीचर को नियुक्त किया जाता है। एक बहुत अच्छा रोजगार ये बन कर के आ रहा है। इसके अलावा आप रिपोर्टर बन सकते हैं। यदि आपकी भाषा अच्छी है, आपका उच्चारण अच्छा है, तो आपको रिपोर्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आप अगर संस्कृत पढ़ते हैं तो आपकी भाषा अच्छी होती है, आपका उच्चारण अच्छा होता है और इंग्लिश से ज़्यादा संस्कृत के हिंदी के रिपोर्टर्स आपको दिखाई देंगे। आप संस्कृत के भी रिपोर्टर बन सकते हैं। टीवी पे, रेडियो पे आपने देखा होगा कि संस्कृत के समाचार आते हैं, संस्कृत के कार्यक्रम आते हैं, वहाँ पर आप संस्कृत के रिपोर्टर बन सकते हैं या उद्घोषक बन सकते हैं। और सामान्य हिंदी के रिपोर्टर तो आप बहुत ही आसानी से बन सकते हैं। इसके अलावा आप पत्रकारिता में जा सकते हैं। बहुत सी पत्रिकाएं हैं जहाँ पर संपादन का कार्य, अनुवाद का कार्य, लेखन का कार्य, इस तरह के जो कार्य हैं वो संस्कृत भाषा के लिए भी और हिंदी भाषा के लिए भी किया जाता है। और उसके साथ में कोई और अगर आप भाषा सीखते हैं तो उसके लिए भी आप उपयुक्त हो सकते हैं। तो इस तरह से ऐसा नहीं है कि संस्कृत से रोजगार नहीं है। संस्कृत रोजगार के
जो अवसर सामान्य भाषा वाले या सामान्य विषय वाले बच्चे के लिए खुले हैं, उससे अधिक रोजगार के अवसर संस्कृत भाषा को पढ़ने वाले बच्चे के लिए खुलते हैं। हमारे ही एक शिक्षक हैं जिन्हें अभी कुछ समय पहले प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में जिनका नाम लिया था, अलवर में वो संस्कृत के शिक्षक हैं, इमरान खान साहब। उन्होंने अपनी बहुत सारी ऐप्स बनाई हुई हैं और उन ऐप के माध्यम से वो बहुत बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। वहाँ पर उन्होंने संस्कृत की भी एक ऐप बनाई है, देववाणी ऐप। तो संस्कृत का बच्चा कंप्यूटर तक भी जा सकता है, उसको भी आसानी से समझ सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि संस्कृत एक ऐसा विषय है जो आपको बहुत गहराई तक ले जाता है, आपकी बुद्धि को तीव्र करता है, आपकी समझने की क्षमता को विकसित करता है। तो आप कहीं तक भी जा सकते हैं। तो जब एक संस्कृत का शिक्षक, क्योंकि जो शिक्षक है वो विद्यार्थी भी होता है, इतनी सारी ऐप्स बना करके प्रधानमंत्री के शब्दों तक अपना नाम ला सकता है, तो संस्कृत का बच्चा क्या रोजगार के अवसर प्राप्त नहीं कर सकता? तो यदि आप ऐसा सोचते हैं कि संस्कृत से रोजगार नहीं मिल सकता है, यदि आपको कोई ये कहता है कि संस्कृत कठिन विषय है, यदि आपको ऐसा लगता है कि संस्कृत को पढ़ा नहीं जा सकता, संस्कृत को समझा नहीं जा सकता, तो आप ये मान लीजिए कि आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। संस्कृत एक ऐसा विषय है जो आपको बहुत ही आनंद के तरीके से, जैसे कहते हैं खेल खेल में ज्ञान, तो ये खेल खेल में आपको ज्ञान प्राप्त कराता है। ज्ञान के साथ में आपको ऐसे अवसर प्रदान करता है जिससे कि आप बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं, अपने जीवन को उज्जवल बना सकते हैं और एक वो मुकाम हासिल कर सकते हैं जो शायद बहुत आसानी से हासिल ना हो। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो संस्कृत पढ़ने से डरते थे, लेकिन वो कक्षा में आए, चाहे अपनी इच्छा से आए, चाहे अपनी विवशता से आए, उन्होंने थोड़ी सी मेहनत करना प्रारंभ किया और धीरे धीरे उनका मन रमता गया और वो बहुत अच्छे स्थान को प्राप्त करके आज भी अपने जीवन को बहुत ही सुख से जी रहे हैं। तो इसलिए बच्चों, मैं आपको फिर से अंत में, बात बहुत लंबी हो गई है लेकिन बातें अभी भी बहुत बाकी हैं, कभी हम मिलेंगे तो और बात करेंगे। तो मैं आपको बस इतना विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि संस्कृत डरने का विषय बिल्कुल भी नहीं है, संस्कृत नहीं पढ़ सकते ऐसे सोचने का विषय बिल्कुल भी नहीं है। संस्कृत से रोजगार मिलेगा, बहुत अच्छा रोजगार मिलेगा, नाम भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, यश और धन दोनों अगर मिल रहे हैं, लक्ष्मी और सरस्वती अगर दोनों मिल रहे हैं, तो हमें किसी और की आवश्यकता नहीं होती। तो अब आप लोग इस संस्कृत से बिल्कुल नहीं डरेंगे। और फिर यदि आपको किसी भी तरह की समस्या है तो मैं सदैव आपके साथ में हूँ। जब आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं तब तक तो हूँ ही, उसके बाद में भी यदि आपको कभी कोई समस्या होती है तो मैं सदैव आपके साथ खड़ी हूँ। आप कभी भी किसी भी प्रकार की सहायता के लिए मुझसे बात कर सकते हैं। तो अपने डर को ख़त्म कीजिए और आज से ही शुरू कीजिए अपनी पुस्तकों को पढ़ना, संस्कृत को सीखना, संस्कृत का आनंद लेना। मिलते हैं फिर कभी